हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, अखबारों में सबसे बड़ी जो सुर्खी बनी है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत बड़े लेवल पर विरोध और प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंसा का माहौल है। हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत की शरण ले चुकी है। 400 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और लोगों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। काफी सारे वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं। ये एग्जैक्टली वैसी ही स्थिति है जैसा श्रीलंका में हुआ था, जब लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाके बैठ गए, संपत्ति को हथिया लिया। तो बांग्लादेश में चल क्या रहा है, और भारत का पड़ोस न केवल बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हमारे पड़ोसी देशों की क्या हालत है, वहां पर क्या चल रहा है, और भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो किस तरीके से खतरे में है, इस सेशन में हम कवर करेंगे। बांग्लादेश की खबर को कवर करते हैं। शेख हसीना ने रिजाइन कर लिया है एज ए बांग्लादेश प्रेसिडेंट। शी हैज रिजाइंड और देश छोड़कर वो उन्होंने मजबूरी में भारत की शरण लेनी पड़ी। आर्मी ने अंतरिम सरकार बनाने का जो है फैसला लिया है, यानी बांग्लादेश की सरकार अब सेना रन करेगी और इसके भारत के ऊपर बहुत सारे इंप्लीकेशंस है। वो क्या क्या है उसको इस सेशन में हम देख रहे हैं। बांग्लादेश में यह हिंसा या यह प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है और इतने बड़े लेवल पर कैसे पहुंच गया ये कि देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला और इमीडिएट रीजन है बांग्लादेश में जॉब कोटा सिस्टम। इसको रिजर्वेशन आप कह सकते हो, इसको डिटेल में देखेंगे। इसका दूसरा कारण है क्रैकडाउन ऑन अपोजिशन, यानी बांग्लादेश में जो विरोधी पार्टी है उस पर सरकार का जो रवैया है, विरोधियों को जेल में डालना, उनकी आवाज को दबाना, ये एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन और अनएम्प्लॉयमेंट, बांग्लादेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था और जो बेरोजगारी है वो भी एक तीसरा बहुत बड़ा इसका रीजन है। कोटा सिस्टम को हम देखते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 56% जो है जॉब में सीटें रिजर्व है। किसके लिए, आप सरप्राइजिंग हो जाएंगे कि बांग्लादेश में 1971 का जो वॉर हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था और अलग राष्ट्र बना था, इस युद्ध में जो सैनिक लड़े थे उन सैनिकों के परिवार के सदस्यों के लिए 30%, कितना, 30% जो है जॉब रिजर्व है बांग्लादेश में। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट सरकारी नौकरी में जो पूर्व सैनिक हैं उनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में जाएंगे जाएंगे, और ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग जो है सरकारी नौकरी में होते हैं। इस चीज का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरा, बांग्लादेश में अदर रिजर्वेशन भी है, महिलाओं को 10% रिजर्वेशन है। इसके अलावा माइनॉरिटी को रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो है डिसेबल लोगों को रिजर्वेशन है। तो कुल मिला के 56% जो है सरकारी नौकरियां तो ऑलरेडी जो है कुछ कैटेगरी के लिए रिजर्व है। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है ये 30% रिजर्वेशन है, जो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली ज्यादा रिजर्वेशन है। इसका बांग्लादेश में विरोध चल रहा था। ऑलरेडी नौकरियों की कमी है बांग्लादेश में, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो यूथ जो है इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आपने इतना ज्यादा रिजर्वेशन क्यों दे रखा है। और इसके बाद ये मैटर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस 30% रिजर्वेशन जो डिसेडेंट को दे रखा था उसको कम करके 5% दे दिया है। बाकी सारे रिजर्वेशन को कम करके 2% कर दिया था। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश में कुल कोटा जो है 7% हो गया था। 93% सीटें फ्री थी, उसको जनरल कैटेगरी या और कोई भी फाइट कर सकता था। ये रिसेंटली हुआ था अभी हाल ही में, लेकिन इसी कोटा रिजर्वेशन को लेके इस विरोध की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या ये एकमात्र कारण है? नहीं, बांग्लादेश में इससे भी बड़े कारण हैं। दूसरा बड़ा कारण है बांग्लादेश में विरोधी जो पार्टियां हैं। तो बांग्लादेश में अभी शेख हसीना प्रधानमंत्री है और जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसका नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इस पार्टी की जो हेड है अभी वो है खालिदा जिया। खालिदा जिया को बांग्लादेश में जेल में डाला हुआ है और वो काफी टाइम से जेल में है। खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, वो पावर में थी 2 बार, 2001 से लेकर 2006 तक
वो पावर में थी और 2001 से 2000 जो है 2 बार ये पावर में रही, 2001 से लेकर 6 तक, और इसके अलावा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी अगेन ये पावर में रही थी। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं 2024 में। 2024 में बांग्लादेश के चुनाव में हाईली सरप्राइजिंग थे। हाईली सरप्राइजिंग इसलिए थे कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बांग्लादेश के इन चुनावों को विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि बांग्लादेश में चुनाव जो है फ्री और फेयर नहीं हो सकेंगे जब तक शेख हसीना की सरकार है। उन्हें यह लग रहा था कि जो चुनाव है उसमें शेख हसीना की जो सरकार है वो फर्जी वोट डलाएगी और चुनाव जीत जाएगी। इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि ये जो चुनाव है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किए जाए, न कि सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन इसको चुनाव को कराए। अपोजिशन सरकार ने यह बात नहीं मानी और अपोजिशन ने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश में चुनाव हुए उसमें एकमात्र पार्टी चुनाव लड़ी वो थी शेख हसीना की पार्टी, और चुनाव में सिर्फ 40% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी वोटर टर्न अराउंड जो था वो 40% था, जो बांग्लादेश की हिस्ट्री में सेकेंड लोएस्ट जो है वोटर टर्न अराउंड था। तो बहुत कम लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। क्योंकि एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो डेफिनेटली वो चुनाव जीत गई और 2024 की इलेक्शन के रिजल्ट आए जिसमें शेख हसीना की सरकार बन गई और 5वीं बार शेख हसीना की सरकार बनी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अपोजिशन इस चुनाव से गायब रहा, उन्होंने चुनाव का विरोध किया क्योंकि उनके आरोप थे कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुए हैं। तो ये एक बड़ा रीजन था। और उसके बाद अपोजिशन जो है सरकार के कई सारे मुद्दों का विरोध कर रहा था, तो अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको जेल में डाल दिया गया और इनफैक्ट जो खालिदा जिया है वो काफी टाइम से जेल में है। तीसरा एक बड़ा कारण है वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है मेनली टेक्सटाइल और गारमेंट बेस्ड यानी कपड़ा आधारित इकोनॉमी है। कोविड-19 पेंडेमिक जो है 2019 में जब आया तो 2019, 20 और 21 3 सालों तक पूरे अर्थ जो है विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बांग्लादेश में भी गारमेंट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा था क्योंकि एक्सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट बंद हो गया था। इन 3-4 सालों के इंपैक्ट के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में रिकवरी हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इसके बाद महंगाई, इन्फ्लेशन और जो बेसिक सर्विसेज है लाइफ की, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल, सबकी कीमतें बढ़ रही थी। तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था जो है काफी डगमगाई हुई थी और यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा था। तो इस प्रोटेस्ट का जो इमीडिएट कारण वो तो है कोटा सिस्टम, लेकिन बहुत सारे और कारण हैं, जैसे अपोजिशन पार्टी का नहीं होना या उनकी आवाज को दबाना, उनको जेल में डाल देना। इसके अलावा यूथ जो है ने काफी प्रोटेस्ट किया क्योंकि देश में काम करने के लिए रोजगार था ही नहीं, जॉब नहीं थे। तो ये मल्टीपल रीजन है प्रोटेस्ट करने के, एक सिंगल रीजन नहीं था। गवर्नमेंट का एक्शन क्या था प्रोटेस्ट के ऊपर? तो सरकार को प्रोटेस्ट का दबाने का तरीका भी बहुत गलत था। सरकार ने क्या किया, सारे के सारे टीवी चैनल को बंद कर दिए, यानी कि प्रोटेस्ट की खबर पहुंचे ही नहीं। सारे के सारे इंटरनेट को बंद कर दिया, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया को बंद कर दिया, जो विरोध कर रहे थे उनको जेलों में डाल दिया, अपोजिशन को जेलों में डाल दिया। इससे लोग और ज्यादा घबरा गए और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने विरोध जो है प्रोटेस्ट और ज्यादा किया। लोगों के प्रोटेस्ट की 3 मुख्य रूप से डिमांड थी। जो पहली डिमांड थी कि ये कोटा सिस्टम जो है उसको तुरंत खत्म करो, आप इतना रिजर्वेशन देने की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, उनका यह मानना था कि शेख हसीना रिजाइन करे और अपनी सीट छोड़ दे। तीसरा, जो इस प्रोटेस्ट में 400 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी तो उनके लिए न्याय मांगा। तो ये 3 डिमांड थी। ये विरोध बढ़ता गया। इस विरोध में बहुत सारे जो विदेशी ताकतें हैं उन्होंने भी जो है एक तरीके से सपोर्ट किया विरोधियों को। कहा जाता है कि चाइना का इसको सपोर्ट मिला था विरोध को। तो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि देश के होम मिनिस्टर ने कहा कि सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री जो है देश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ गई थी। तो इस तरह की सिचुएशन बन पड़ी है बांग्लादेश में। एंड में जो है पीएम ने रिजाइन किया, आर्मी ने पूरे देश की सरकार सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और प्रोटेस्ट चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं और वहां पर सेल्फियां ले रहे हैं। तो काफी
विकट परिस्थिति, एक तरीके की अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत के लिए क्या नुकसान है इसमें? तो बेसिकली शेख हसीना जो है वो प्रो इंडिया है। प्रो इंडिया का मतलब वो भारत को सहयोग करती है, भारत के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, और 17 सालों से शेख हसीना 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है, और ये उनका 4th लगातार कॉन्जिक्यूटिव टेन्योर था। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप जो है बन रहा था, उसको खतरा है। तो 17 साल की जो पार्टनरशिप है वो अब खत्म हो जाएगी, और ऐसा कहा जाता है कि खालिदा जिया जो है वो प्रो चाइना है। प्रो चाइना का मतलब ये है कि उनका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा है। तो हो सकता है कि बांग्लादेश में ये देखने को मिले कि वे चाइनीज एजेंडा को सपोर्ट करे। तो भारत के लिए एक बुरी खबर ये है। काउंटर टेररिज्म, यानी कि भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर आतंकवादियों को रोकने के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, बहुत सारे एजेंडा चलाए। वो सारे एजेंडा जो है अब खतरे में आ गए हैं। हो सकता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी अब बढ़ जाए। इसके साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो भारत जो है बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और भी बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है। भारत के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश में है। ये सारे प्रोजेक्ट जो है खतरे में आ जाएंगे अगर ये सरकार जो है, सरकार तो वैसे चली गई है, लेकिन इनके खतरे में आने के चांसेस बढ़ गए हैं। इंडिया ने शेख हसीना को ऐसे खराब टाइम में सपोर्ट किया है। भारत ने रिफ्यूजी शेख हसीना को साइलेंटली सपोर्ट किया है, शरण दी है, और इससे वेस्ट के जो कंट्री है, यूरोपियन देश भारत का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और भारत का इंटरनल इंटरफेरेंस है, ये सारी बातें चल रही है। इंडिया के लिए मेन चैलेंजेस क्या है इस परिस्थिति में? तो डेफिनेटली जो हुआ है वो भारत के लिए अच्छा नहीं हुआ है। ट्रेड रिलेशन जो है हमारे अफेक्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि साउथ एशिया में, साउथ एशिया का मतलब यह है कि एशिया का जो साउथ में जो पोर्शन है, जहां वहां वहां जो भी कंट्री है, चाहे आप भूटान ले लो, बांग्लादेश ले लो, म्यांमार ले लो, श्रीलंका ले लो, मालदीव, ये साउथ एशियन कंट्रीज है। अगर इनकी बात की जाए तो बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, यानी दोनों कंट्री का जो आपसी व्यापार है, वो 18 बिलियन डॉलर का था 2021-22 में। तो डेफिनेटली जब कंट्री में अनस्टेबिलिटी आती है तो व्यापार प्रभावित होता है। तो पहला तो व्यापार प्रभावित होगा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? चाइना का प्रभाव बढ़ेगा। जैसा कि हमने ये कहा कि खालिदा जिया जो है वो प्रो चाइना रही है हमेशा से, तो चाइना का बांग्लादेश के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, और जैसे चाइना का प्रभाव बढ़ेगा तो भारत का प्रभाव कम होगा। भारत के जो इंटरेस्ट है वो खतरे में आ जाएंगे। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन, सबसे बड़ा जो खतरा है वो है इलीगल माइग्रेशन का। अगर माइग्रेशन की स्टोरी की हम बात करें तो 1971 का जो वॉर है ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, 1971 में। इस वॉर में इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान इतने ज्यादा अत्याचार कर रहा था कि वहां के लोग डर के मारे भाग गए थे, और ये भारत में अलग अलग जगह, स्पेशली वेस्ट बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये डर के मारे कई सारे लोग आ गए थे। इतने ज्यादा लोग आ गए थे, कितने आए थे? करीब ऐसा कहा जाता है 10 मिलियन लोग जो है वो बांग्लादेश छोड़ के भारत में भाग के आ गए थे। यानी 1 करोड़ लोग जो है वहां से भारत आ गए थे। इतने ज्यादा लोगों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था से भारत की इकोनॉमी पर बर्डन उस टाइम पे पड़ा था। तो भारत ने बांग्लादेश को वॉर में सपोर्ट किया था, और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना था। अगर ये इंस्टेबिलिटी यहां पर अब आ जाती है तो डेफिनेटली ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो देश छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। इसके अलावा वीकर सेक्शन पे बहुत अत्याचार हो जाएगा, उससे वो लोग छोड़ के आएंगे। अगेन भारत में रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकती है। एक बड़ा जो खतरा है रिफ्यूजी का वो है रोहिंग्या का। तो बेसिकली रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग हैं जो म्यांमार में रहते हैं। रोहिंग्यास कौन है? रोहिंग्या जो है बांग्लादेशी लोग हैं, और ये म्यांमार में रहते हैं। म्यांमार में एक प्रांत है जिसका नाम है राखीने, और इस राखीने प्रांत में रोहिंग्या रहते हैं। म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। म्यांमार में जो मेजोरिटी रिलीजन है, मेजोरिटी लोग है वो बुद्धिस्ट लोग है। रोहिंग्या बेसिकली मुस्लिम माइनॉरिटी है, और म्यांमार में ऐसा माना जाता है कि जो रोहिंग्या लोग हैं वो ओरिजिनली म्यांमार के नहीं हैं। ये तो बांग्लादेश के रिफ्यूजी है जो म्यांमार में आके रह रहे हैं।
म्यांमार में इन लोगों पर बहुत अत्याचार होते हैं और इनको सिटीजनशिप या नागरिकता नहीं दे रखी है, इनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, इनके वोटर आईडी नहीं बने हुए हैं। तो म्यांमार में इन लोगों पर इतने अत्याचार होते हैं कि ये छोड़ के वापस बांग्लादेश या भारत आ जाते हैं। ये कई सालों से समस्या चल रही है। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल हो जाता है तो बांग्लादेशी रोहिंग्या भी भारत आ सकते हैं। तो माइग्रेशन का बहुत बड़ा खतरा है और स्पेशली ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और वेस्ट बंगाल को अफेक्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो आप ये देख सकते हैं जो माइग्रेशन का जो कंसर्न है वो डेफिनेटली जो है वेस्ट बंगाल, इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर माइग्रेंट जो आ जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा माइग्रेंट इशू को लेके काफी प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है। तो ये अगेन बड़ा जो है खतरा है। यहाँ पर देख सकते हैं रोहिंग्या का जो क्राइसिस है, इशू है, वो म्यांमार से काफी सारे रोहिंग्या जो है बांग्लादेश और भारत में आने का हमेशा ट्राई करते हैं। अलग अलग कंट्री में जाते हैं ये, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश इनके मेन जो है शरण स्थल है। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस है? बॉर्डर डिस्प्यूट। तो भारत और बांग्लादेश में वैसे इतनी ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अगर अनस्टेबिलिटी हो जाती है तो हमारी बॉर्डर का मिसयूज हो सकता है। यहां पर देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो अगर भारत के सारे पड़ोसी देशों को लिया जाए तो सबसे लंबी हमारी बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ लगती है वो है 4096.7 किलोमीटर, यानी लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद में चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार के नंबर आते हैं। तो सबसे लॉन्ग जो है बॉर्डर जो है हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरा, आप यहां पर देख सकते हैं बॉर्डर का लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टेट, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ टच है। अगर यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आती है और यहाँ पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, वेस्ट बंगाल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो भारत को काफी बड़े हद तक प्रभावित करने का मादा जो है, ये मुद्दा जो है रखता है। इससे काफी फर्क पड़ सकता है। ये इंडिया की जो है आप देख सकते हैं नेबरहुड कंट्री के साथ बॉर्डर है। आप ये देख सकते हैं डिस्प्यूट हमारी पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारी इतनी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन एक लंबे एरिया को ये अफेक्ट कर सकता है इनस्टेबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कई सारी ऐसी रिवर है जो निकलती बांग्लादेश से है लेकिन भारत में होती हुई जाती है। इनको ट्रांस बाउंड्री रिवर्स कहा जाता है। ऐसी ही एक रिवर जो है उसका नाम है तीस्ता नदी, जो बांग्लादेश से निकलती है और भारत में से होते हुए जाती है। तीस्ता नदी को लेके भारत और बांग्लादेश के साथ बीच में विवाद है और वेस्ट बंगाल इस विवाद में इन्वॉल्व है। अगर डिस्प्यूट बढ़ता है तो जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है वो वेस्ट बंगाल को अफेक्ट कर जाएगा। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर का जो है वो एक बड़ा इश्यू है। ड्रग स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग, अगर बांग्लादेश अनस्टेबल हो जाता है तो हमारी जो बाउंड्री है बांग्लादेश से इंडिया में, क्या क्या ड्रग्स, हथियार, इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसमें बच्चों और महिलाओं का जो है ट्रैफिकिंग वगैरह हो सकता है। तो काफी कुछ जो है भारत का स्टैक के ऊपर है, काफी कुछ चीजें जो है खतरे में आ सकती है इस विवाद की वजह से। तो बांग्लादेश में अगर एज ए कंट्री का देखा जाए तो फ्यूचर जो है अनस्टेबल है, क्योंकि अंतरिम सरकार बनेगी और इसको आर्मी रन करेगी। इस अंतरिम सरकार में और कौन कौन सी पार्टियां होगी वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन खालिदा जिया को जेल से निकाल लिया है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो भी सरकार में शामिल हो जाए। आर्मी का रोल क्या होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है और पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है बांग्लादेश की वो क्लियर नहीं है। लेकिन इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता डेफिनेटली बांग्लादेश को अफेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित करेगी। बांग्लादेश की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं ये अभी जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश की हिस्ट्री का विरोध कर रहा है। कैसे? 1971 में बांग्लादेश में वॉर हुई और इस वॉर को लीड किया था शेख मुजीबुर रहमान ने, जो शेख हसीना के पिताजी है, शेख मुजीबुर रहमान। तो इन्होंने बांग्लादेश को लीड किया था और बांग्लादेश को आजाद कराया। इस आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया
उन्हीं के परिवार के लोगों को 30% रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन करंटली बांग्लादेश की जो यंग जनरेशन है वो ये चाहती है कि रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे नहीं है। तो यूथ को रिजर्वेशन मिले और फ्री और फेयर सिस्टम हो, इस चीज को लेके तो प्रेजेंट जो अनरेस्ट चल रहा है उसमें मुजीबुर रहमान की जो बड़ी सी स्टैचू है उसके ऊपर भी लोग चढ़ गए थे, उस मूर्ति को तोड़ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि अपनी हिस्ट्री को भी लोग भुला रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि किसी भी कंट्री में चाहे हिस्ट्री कुछ भी रही हो, लेकिन इकोनॉमी में यूथ को एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और स्टेबिलिटी ये मेन मुद्दे हैं। तो किसी भी सरकार को इन मेन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, अदरवाइज लोग अनरेस्ट जो है हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। फ्यूचर भी बांग्लादेश का अनसर्टेन है। भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अभी जो है भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, तो भारत का एक मैसेज जा रहा है भारत की तरफ से कि हम शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ये मैसेज गलत तरीके से नहीं चला जाए, तो हमें लोगों की जो इच्छा है, लोगों की इच्छा क्या है उसका सम्मान करना चाहिए। प्रो हसीना जो इमेज है, यानी हमारा शेख हसीना की तरफ जो झुकाव है, वो इमेज जो है दूर होनी चाहिए, अदरवाइज इस चीज को अदर वे में लिया जा सकता है। और न्यूट्रलिटी यानी कि एक बीच का तथ्य जो है स्टैंड लेना चाहिए, ना शेख हसीना का स्टैंड ले, ना खालिदा जिया का, बीच में रहे। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बांग्लादेश में जो कुछ हो सकता है स्टेबल करने के लिए, वो सारे कदम भारत को उठाने चाहिए। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा था जिसको हमने कवर किया है। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।